My name is Sansil, and we are with Zan Mustafa. He's an electrical engineer working with Blue Sky, and let's begin our conversation. Zan, आप बताएं कि आपकी करंट क्या डेजिग्नेशन है हमें कुछ पता चले आपके इंट्रोडक्शन का. हाँ, करंटली मैं टीम लीड हूँ अपनी हमारी जो कंपनी ब्लू स्काई ऑटोमेशन। वी डील इन बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स। सो पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन ग्लोबली तो है कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनका एक पूरा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। लाइक एक बिल्डिंग है 70 फ्लोर्स की या 90 फ्लोर्स की, तो एक बिल्डिंग मैनेजमेंट है जो उसको मैनेज करेगी। और उसके प्राइमरीली हमारा काम है वो एच वी ए सी सिस्टम्स के साथ है। एच वैक जिसके हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो पूरी बिल्डिंग में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं एच वैक के, उनका एक सेंट्रल कंट्रोल और ऑटोमेटेड कंट्रोल हम देते हैं। मतलब कि वो ऑटोमेटिक चलेगा। और जो यूज़र है, जो हमारा क्लाइंट है, उसने वो हमें एक सेट ऑफ उसकी रिक्वायरमेंट्स देता है कि मुझे इस तरह अपनी रिक्वायरमेंट्स है मेरी बिल्डिंग की। कंडीशनिंग, मैंने एयर कंडीशनिंग इस तरह करनी है, इस जोन में इस तरह करनी है, इस फ्लोर पे इस तरह करनी है। तो उसके हिसाब से हम ऑटोमेटेड उसको पूरा डिज़ाइन करके और उसको हैंड ओवर करते हैं। उसके पास वेब प्लेटफॉर्म होता है जिससे वो पूरी बिल्डिंग को मॉनिटर कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। उसके पास और सारा थर्ड पार्टी भी इंटीग्रेट कर सकते हैं उसमें। यानी अगर उसके रूफ टॉप पे सोलर पैनल्स हैं तो उसका भी कितना इनपुट आ रहा है, कितनी बैटरीज कितने लेवल पे हैं। उसके अलावा बिल्डिंग की अगर लाइटिंग है तो वो कौन कौन सी ऑन है, कौन कौन सी ऑफ है, कौन सी उसने ऑन करनी है। जैसे अक्सर बिल्डिंग में आपने देखा होगा फसाड लाइटिंग भी होती है ना। फसाड लाइटिंग होती है जो उस पर भी लाइट्स ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं शाम के टाइम पे स्पेशली। तो वो सारा सिस्टम बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। तो प्राइमरली हमारा काम ये है। और मैं उसमें जो हमारा पाकिस्तान ऑफिस है, कंपनी हमारी बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की है, एलिटन ऑस्ट्रेलिया के नाम से है। और मलेशिया में है, सिंगापुर में है, यूके में भी उन्होंने स्टार्ट की है। और पाकिस्तान में हमारा जो ऑफिस है वो बुनियादी तौर पे ऑस्ट्रेलियन टीम को रिमोटली असिस्ट करने के लिए बनाया गया था। तो वहाँ पे मैं टीम लीड, एज ए टीम लीड काम कर रहा हूँ। Briefly describe it. फिर हम उसमें करते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन विद पर्सपेक्टिव क्वालिफिकेशन विद पर्सपेक्टिव एक्सपीरियंस. अगर ऑनेस्टली तो मतलब बॉटम लाइन तो ये है, मैं जो भी कहूँगा बॉटम लाइन ये है कि अल्लाह ने यहाँ लाना था और अल्लाह ने सारे असबाब ऐसे बनाए कि रास्ता खुद ही यहाँ आने का बनता गया। अब उसमें जो असबाब थे वो, मैंने बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान से। 2011 से 15 बैच था हमारा। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन से पहले ही एक तरह से, मतलब हमारा इंजीनियरिंग में ये होता है कि बाकी डिग्री में जैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, तो जो एग्ज़ाम्स होते हैं फाइनल सेमेस्टर के, फाइनल ईयर के, उसके बाद भी अ, होता है कि प्रोजेक्ट वाइवा या प्रोजेक्ट सबमिशन चल रही होती है। फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट जिसे एस प्रोज भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम हो चुके थे और मेरी जॉब यानी लग गई पीटीसीएल में एज अ मैनेजमेंट। उनका था इंटर्नशिप प्रोग्राम था 1 ईयर का, लीडिंग टू जॉब अपॉन सक्सेसफुल। मतलब उनको अगर पसंद आ गया बंदा तो वो जॉब दे देंगे। तो वो लगी। वो मैंने 5 महीने की। फिर मुझे मौका मिला मास्टर्स का लम्स से। तो मुझे 5 महीने हुए थे, ऑलमोस्ट 4-5 महीने हुए थे पीटीसीएल में। तो फिर मैंने आई डिसाइड टू गो फॉर मास्टर्स। और फिर मैंने वो इंटर्नशिप डिसकंटिन्यू कर दी। फिर मास्टर्स करके कुछ अरसा जॉब हंट रहा, कुछ महीने। तो मास्टर्स के बाद पहली जॉब मेरी इधर ही थी। और यहाँ पे टीम लीड पोजीशन में आना या सॉर्ट ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट पोजीशन में आना, ऑनेस्टली मैं जब इस कंपनी में आया तो मेरे माइंड में उस तक कोई ऐसे गोल्स नहीं थे कि मैंने यानी टीम लीड बनना है या मैनेजमेंट पोजीशन में आना है, ऊपर वाली जगह पे जाना है। था नहीं ऐसा। तो मैं तो इसको 100% यूँ समझता हूँ कि अल्लाह ने ही, मतलब कुछ हालात ऐसे बनाए, कुछ मेरे लिए जो चीज़ें बड़ी नॉर्मल थी और रूटीन थी वो हायर अप्स को बहुत ज़्यादा पसंद आई कि यार इस बंदे में ये चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो उनको रिक्वायर्ड भी थी। तो उस तरह से बस हालात बनते गए। और तो मतलब आई इसमें आई नेवर एम्ड एट बीइंग द टीम लीड।
इनिशियली। राइट। तो आपको कितना अच्छा लगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट विद ब्लू स्काई up till now to the final what your current position is? सो मैंने ज्वाइन किया था मार्च 2019 में कंपनी को, और हमारी जो इनिशियल ट्रेनिंग थी समझ लें कि ऑलमोस्ट 1 मंथ होगी। और उसके बाद दे हैड टू मेक 2 टीम्स। सो हम 7 लोग थे, 7 या 8 लोग थे, तो उनको 2 टीम्स बनानी थी। तो उसमें यानी आप समझ कि 1 महीने बाद ही उन्होंने 1 महीने असेस किया ट्रेनिंग के दौरान, एंड दे नेवर लेट अस नो कि वी आर बीइंग असेस्ड। मतलब इट वाज जस्ट लाइक 1 टीम और ट्रेनिंग थी, बट उन्होंने जो असेस किया उसमें फिर उन्होंने 2 टीम्स बनाई और 2 टीम लीड्स दोनों टीम्स के यानी बनाए। तो एक में मैं टीम लीड था, एक में एक और मेरा कॉलीग है वो था। Right. तो उससे लेकर फिर तकरीबन मार्च 2019 से लेकर ऑलमोस्ट मार्च 2020 ही हम टीम लीड में था, और मार्च 2020 से ऑलमोस्ट समझ लें कि फिर मैनेजमेंट लेवल पे भी और फिर ऑफिस मैनेजमेंट के काम भी असाइन करना शुरू कर दिए। तो इट्स बीन 1 year विद मैनेजमेंट एंड ऑलमोस्ट 2 years विद बीइंग अ टीम लीड। Right. Right. That's interesting. तो आप हाईलाइट करेंगे कि कौन सी क्वालिटीज, क्योंकि अब आप तो उसी मैनेजमेंट पोजीशन में आ गए हैं, ऑब्वियसली यू माइट बी लुकिंग द सेम काइंड ऑफ क्वालिटीज इन योर सबऑर्डिनेट स्टाफ। तो वो क्या क्वालिटीज हैं, ये आपको हाईलाइट इसमें करना चाहिए या एनलाइटन करना चाहिए जो आपकी जगह, जो अभी हमारे ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं उनके लिए? हाँ, ये इसको मुझे खुशी होगी अगर मेरी वजह से किसी का यानी इसमें मैं किसी को गाइड कर सकूं। उसमें ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अनलकीली उस तरह से ग्रूमिंग नहीं की जा रही जो जॉब मार्केट में जिस तरह के बंदे को की ज़रूरत भी है, और दूसरा है कि जो बंदा मोस्ट वांटेड भी है। मतलब हर कंपनी ऐसे बंदे को लेने के लिए बिल्कुल तैयार होती है जो हु इज़ अ गुड टीम प्लेयर, हु कैन फिट इन देयर वर्क इन्वायरमेंट, इन देयर कल्चर। और मतलब बेसिकली आप समझ लें कि यू डोंट हैव टू बी रिजिड शुरू में। मतलब इट्स बेटर कि आप रिजिड ना रहें बाद में भी, लेकिन शुरू में तो ये अफोर्डेबल नहीं है कंपनीज़ के लिए कि वो एक नया बंदा आए और वो रिजिड हो या वो कंपनी कल्चर के साथ चल ना सके, फिट इन ना हो टीम में। तो जो बहुत ज़रूरी बात है वो बीइंग अ टीम प्लेयर है। और टीम प्लेयर इट्स नॉट दैट सिंपल। मतलब जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी लगता था कि तो कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट दैट सिंपल। जब आपके पास वर्क प्रेशर होता है और डेडलाइंस होती हैं, एंड देन समथिंग हैपन्स बिटवीन टीम मेंबर्स, तो मतलब वो फिर एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ प्रेशर होता है, टाइम का भी, डेडलाइन का भी, काम का भी। तो अगर हम उन मसलों में पड़ जाएंगे तो काम नहीं होगा, और कोई कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसका काम इस वजह से रुक जाए कि टीम मेंबर्स का आपस में बनी नहीं। तो राइट। टीम प्लेयर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टीम प्लेयर है, ठीक है। उसके अलावा डेडिकेशन जो है आपके काम के साथ, क्योंकि अब ये भी होता है कि क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रही होती बहुत से लोगों को, तो उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है चाहे उनके इंटरेस्ट की हो ना हो, या उनके एप्टीट्यूड से अलाइन करती हो ना करती हो, वो कहते हैं कि चलो जॉब मिल रही है तो हम इसको ले लेते हैं, एंड देन दे प्रिटेंड टू बी समवन जो इसको वो इंटरेस्ट भी है उस चीज़ में और जो जिसका एप्टीट्यूड भी है उस टीम के लिए, उस चीज़ के लिए, लेकिन एक्चुअली नहीं होता। तो देयर इज़ ओनली अ सर्टेन लिमिट जहाँ तक आप प्रिटेंड कर सकते हो। बाद में इवेंचुअली तो पता चल ही जाता है। मतलब आपके सीनियर्स भी जो बैठे हैं वो काफ़ी अरसे से बैठे हैं और उनको परखना आता है लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा प्रिटेंड करते चला लोगे। तो उसमें है कि जो मैं समझता हूँ कि आपने बेसिकली अपना भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो एक तरह से, कि एक कंपनी जहाँ पे आपका फ्यूचर नहीं है, आपको खुद भी पता है कि नहीं है, लेकिन आप ये सोच के कि चलो जॉब मिल रही है, तो आप चले जाते हो, एंटर होते हो, प्रिटेंड करते हो, और इवेंचुअली उनको पता चल जाता है कि यार ही इज़ नॉट अ फिट इन आवर टीम। तो फिर वो आपको अपोलोजाइज़ कर लेते हैं, आपको मतलब छोड़नी पड़ती है कंपनी। तो डेडिकेशन ज़रूरी है जो काम आप कर रहे हो,
उसके साथ डेडिकेशन तभी होगी जब वो आपके इंटरेस्ट का है। तो बुनियादी तौर पे अगर मैं दो चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँ तो टीम प्लेयर और डेडिकेशन काम के साथ। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया बीइंग रिजिड, कोई एग्जांपल आप देना चाहेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपने या तो अपने करियर के अंदर ऑब्जर्व की हो? जैसे अभी अभी रिसेंटली मतलब वी आर इन स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग न्यू कैंडिडेट्स, ठीक है, हमारी कंपनी में। तो अब उसमें कोई एक बंदा नहीं है जिसके पास कोई वीटो पावर हो, जो यानी कोई एक बंदा हो जो फाइनल वर्ड देगा। हम एक पैनल है, समझ लें, सीनियर्स हैं, हर किसी का ओपिनियन आता है तो फिर एक चीज़ डिसाइड होती है। अब उसमें अगर एक बंदा मतलब रिजिड हो जाए और अड़ जाए अपनी बात पे कि यार नहीं, मैं ऐसे ही चाहता हूँ, ऐसे ही होना चाहिए, या किसी एक कैंडिडेट पे आप अड़ जाएं कि नहीं यार ये बहुत अच्छा है, इसी को लाना है, मतलब ठीक है, आप सपोर्ट कर सकते हैं, आपको जो आपको लग रहा है कि अच्छा कैंडिडेट है, आप बिल्कुल उसे कहें कि यार ये अच्छा कैंडिडेट है, इसको लाओ। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट में कोई ओपिनियन आती है तो आपको उसको भी, रिजिड बंदा उसको नहीं लेगा। रिजिड बंदा कहेगा नहीं, मैंने कह दिया है, मुझे समझ आ रही है तो ऐसे ही होना चाहिए। तो आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि नहीं यार, हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे जो ये बंदा बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि मैं कोई चीज़ मैंने इग्नोर कर दी हो इसके बारे में जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो। तो इस तरह के और भी एग्जांपल्स टीम में जब आप काम कर रहे होते हो। और ये तो चलो वो केस है जब आपके पास फाइनल अथॉरिटी नहीं है। लेट्स से एक वो केस है जब आपके पास फाइनल अथॉरिटी है भी, आप मैनेजर हैं, ठीक है, और आप ही का कहा माना जाएगा। उसमें भी अगर आपका बिहेवियर रिजिड है तो इवेंचुअली टीम मेंबर्स का जो मोराल है वो डाउन होगा। जब उन पे हुक्म चलाया जाएगा, जब उनकी ओपिनियन नहीं सुनी जाएगी, हालांकि वो एट टाइम्स वो सही भी कह रहे होंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज वो अथॉरिटी में नहीं है और एक बंदा जो अथॉरिटी में है ही इज़ नॉट रेडी टू लिसन, तो इवेंचुअली फिर टीम का मोराल डाउन होगा और इन दी एंड नुकसान उस मैनेजर को भी होगा कि उसकी टीम काम नहीं कर पा रही होगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम हमेशा फ्लेक्सिबल रहें, रिजिड ना हों। और ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी इट हेल्प्स, मतलब ये इसको अवॉइड ही करना चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा यार, in relation to coming back to your education background, आपने BZU में भी पढ़ा है, बाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी जो मुल्तान की है, और लम्स में पढ़ा है, तो डिफरेंस क्या है? अगर इफ यू कैन प्रोवाइड लाइक बिट ऑफ डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। आई बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन प्रीवियसली एज वेल मल्टीपल टाइम्स। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई एक चीज़ नहीं है। अगर मैं दो तीन चीज़ें उसमें से हाईलाइट करूँ तो एक तो ऑब्वियसली एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और वो ऑब्वियसली इस वजह से भी आ रहा है कि लम्स जैसे इदारे, इनके पास कैपेसिटी है टू हायर द बेस्ट टीचर्स, प्रोफेसर्स, एंड पे देम द बेस्ट सैलरीज, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ फंड्स एक्सेट्रा, बहुत सारी रीजंस की वजह से नहीं है ये। लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी डजेंट मीन कि कम पे कर रही है। आई मीन जितना वो पे कर रही है उसमें बहुत अच्छे टीचर्स हायर किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत से और सर्कमस्टांसेस भी हैं। एक तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का बहुत फ़र्क है, क्वालिटी का बहुत फ़र्क है। दूसरा एक बहुत बड़ा जो मुझे, चलो ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना, हमने तो हायर नहीं करना प्रोफेसर्स को, लेकिन स्टूडेंट्स की जो बिहाफ पे जो एक चीज़ है ना, वो मैंने बड़ी वाज़ेह फ़र्क नोट किया है कि लम्स में इट्स नॉट कूल टू टू स्किप द क्लास, जिसको हम बंक कहते हैं, क्लास बंक कर लिया, ये कोई कूल नहीं है। मतलब किसी ने कर लिया तो ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें कोई बड़ी, मतलब उसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया। जबकि BZU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में जो मैंने स्टूडेंट्स में एक बिहेवियर देखा है कि बड़ा इसको कूल समझाता है कि चलो आज हमने क्लास नहीं ली या नहीं लेनी, और हम जाएंगे कोई पार्टी शार्टी करेंगे या कोई खाना पीना कर लेंगे कहीं जाके, कुछ और कुछ भी और कर लेंगे, क्लास नहीं ले रहे हम पढ़ नहीं रहे, तो बड़ा कूल
उसको समझा जा रहा है। लम्ज़ ऐसा नहीं, लम्ज़ कूल ये है कि आप मतलब द कूलेस्ट थिंग इन लम्ज़ इज़ स्टूडेंट्स में कि आप स्पोर्ट्स सेंटर भी जाते हो, आप स्पोर्ट्स भी कर रहे हो, आप सोशल भी हो, आप सोसाइटीज़ में भी इन हो, और आपका जीपीए भी अच्छा है। तो मतलब पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर भी। स्टूडेंट्स ये नहीं समझ रहे कि हम बगैर पढ़े ग्रेजुएट हो गए तो हमने बड़ा कोई काम कर लिया, जबकि बीजेडी और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में एक, और पता नहीं मैं आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि ये कहाँ से मेंटालिटी आ रही है इन यूनिवर्सिटीज़ में, और फिर लम्स में अगर चलो स्टूडेंट्स में आ भी रही है तो फिर लम्स में क्यों नहीं है? मेरी एक ओपिनियन है इसके ऊपर ना, अगर आप हम्म, अलाउ करें मुझे। जी जी बिल्कुल। तो ये है कि कॉस्ट वैल्यू का फर्क है, द प्रोसेस ऑफ एडमिशन का फर्क है। हाँ। जब आप इतनी मेहनत प्रोसेस के जरिए से आते हैं ना, तो आपके अंदर नेचुरली एक वर्थ आ जाती है उस चीज़ की, हम्म। हम्म। क्योंकि एडमिशन प्रोसेस इसी तरह। मैंने एक और चीज़ भी देखी है, मैं जब यूके में पढ़ रहा था, तो यूनिवर्सिटी के अंदर हमें पढ़ने आने से पहले हम ये समझते थे कि यार ये जितने गोरे हैं ना, ये मेहनत नहीं करते, इनका काम होता है पार्टी करना और ये सारा कुछ है। लेकिन जब मैं वहां पर प्रैक्टिकली किया हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जितनी मेहनत गोरे करते हैं ना पढ़ने के लिए, और हम्म। कोई नहीं करता। उसकी जस्टिफिकेशन सौ हो सकती है, मतलब ये है कि वो फाइनेंशियल रीजंस है कि उन्होंने या तो स्टूडेंट लोन ले रखा है, या उनके अपने सेविंग्स हैं, हम्म। जो भी रीजंस हैं, या उनकी सारी रिक्वायरमेंट आगे ऑक्यूपेशन की या प्रोफेशनल की। लेकिन आप उनको बड़ा मेहनती पाएंगे। और ये चीज़ मोर लेस जितना, मतलब ये है कि हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो सीरियस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं आई मीन, और हम्म। आपके फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, मैंने ये देखी है कि क्रॉस द बोर्ड जो आपका जो लोकल स्टूडेंट है ना, ही इज गोइंग टू बी और शी इज गोइंग टू बी वेरी स्टूडियस एंड वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी फोकस्ड। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मैंने ये देखा है कि अब कुछ हमारे साथ अफ्रीकन होते थे, कुछ हमारे साथ मिडल ईस्टर्न होते थे। तो अ, वो लोग जो है, उनकी इतनी मेहनत नहीं होती थी। उसकी वजह ये है कि जितना भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है टू सम एक्सटेंट व्हेन दे आर कमिंग आइदर फ्रॉम अफ्रीका और मिडल ईस्ट और लाइक साउथ एशिया। दे हैव अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दे गो बैक टू देयर कंट्री एंड ये कि वहाँ जाके आप, जाहिर सी बात है हमारे डायनामिक्स है जैसे कि, तो उनके लिए वो है। तो गोरों में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरिटोक्रेसी है यहाँ पर, अगर आपने लेना है तो मेरिट पे देखेंगे। हम्म। तो ये सिचुएशन है। और ये कि ये ज़रूरी है कि हम इस पे फोकस करें, इस कल्चर को बढ़ाएं स्टूडेंट्स के अंदर खास तौर हम्म। पर। ये कि हम शुरू में नहीं समझते स्टूडेंट लाइफ के अंदर कि यार इसकी कोई जो है ना खास वैल्यू होगी, यार मैं पढ़ रहा हूँ। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि एजुकेशन लेवल चूंकि लो है, तो एजुकेशन जो दी जा रही है वो बहुत ज़्यादा बुकिश है और बड़ी लो लेवल की है। तो स्टूडेंट इन दैट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी, उनके लिए कोई एनकरेजमेंट भी नहीं है। ऐसे ही है। तो ये थोड़ा सा रेसिप्रोकेट करता है हम्म। इन चीज़ों का ना। खैर, हाँ, मैं इसमें इसमें सिर्फ एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, इफ़ यू अलाउ मी। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। इसमें एक ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है कि लम्स में जो एलुमनाई हैं, जो लोग ग्रेजुएट करके डिफरेंट पोजीशंस में हैं, उनको ऑन एंड ऑफ बुलाया जाता है टॉक्स देने के लिए। और एक बिल्कुल स्टूडेंट है जो देख रहा बिल्कुल। है कि यार मेरे से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले एक स्टूडेंट मेरे ही शूज़ में था, और आज वो इस कंपनी में है या इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है, मास्टर्स पीएचडी कर रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं उससे गाइडेंस लूँ वो क्या कह रहा है, तो मैं भी कर सकता हूँ अगर उसने कर लिया। और जबकि ये गैप बीजेडी और इस तरह की जो ख़ास तौर पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है जो करंट स्टूडेंट्स का अलमनाई के साथ। ऐसा नहीं है कि उनके लोग अच्छी जगहों पे नहीं हैं, मतलब अच्छा, इसमें एक चीज़ वर्थ मेंशनिंग है, और मेरा ख्याल है ये नाइंसाफ़ी होगी अगर हम मेंशन ना करें, कि मैंने स्टिल इस इन बातों के बावजूद भी मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स को ज़्यादा मेहनती पाया है, ज़्यादा इंटेलिजेंट पाया है, कंपेयर टू द ग्रेजुएट्स इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जनरली। मैं लम्स की बात नहीं कर रहा, जनरली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का ग्रेजुएट और
जनरली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का ग्रेजुएट में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट बेहतर होगा। कि मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है। हमने पहले भी जो हायरिंग की थी और अभी भी जो हम हायरिंग कर रहे हैं, और उसके अलावा भी मैंने ये बात नोट की है। उसकी एक वजह ये भी है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, जैसे आपने कहा, मैंने कहा कि क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं है। अब इसमें भी अगर कोई बंदा पढ़ रहा है, जैसे आप कह रहे हैं इनक्रेजमेंट नहीं है, बुकिश नॉलेज है, सारा कुछ है, उसमें भी अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है और कोशिश कर रहा है, हालांकि उसको गाइडेंस नहीं मिल रही, और फिर भी उसने चलो बहुत अच्छा नहीं किया तो कुछ ना कुछ कर लिया, गुड इनफ कर लिया, तो ये एक आदत डेवलप होती है आपकी कि आपके सर्कमस्टांसेस जैसे भी हों, आप फिर भी ट्राई कर रहे हो, आप फिर भी एफर्ट कर रहे हो कि नहीं यार, मैंने जो करना है ना वो मैंने करना है। मैं इन वजूहात और इन सर्कमस्टांसेस दे वोंट स्टॉप मी। तो ये भी एक फैक्टर है। राइट, राइट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो अब आप एक और चीज, जो लम्स का जो है आपका एडमिशन, सो फार माय नॉलेज इज कंसर्न, वो स्कॉलरशिप बेस्ड है। हाँ जी। तो कुछ आप उसके बारे में बताएं कि क्या, कौन सी स्कॉलरशिप है और क्या उसका है, अगर कोई ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, और क्या टिप्स है। हम्म। अच्छा, लम्स में एक आम परसेप्शन ये है कि बहुत मतलब अमीर लोग जाते हैं, और अगर आपके पैसे हैं तो आप लम्स में आ सकते हैं। ये दोनों बातें गलत है। अगर आपके पास पैसे हैं और आपके ग्रेड्स नहीं है सेट में और ए लेवल्स में या एफएससी में, तो आप नहीं आ सकते जितने मर्जी मतलब आप पैसे दे दें। तो और दूसरा ये कि सारे अमीर लोग नहीं पढ़ते लम्स में। स्कॉलरशिप्स उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि लम्स में मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स कम ही होती हैं, ज़्यादा नीड बेस्ड हैं। तो उसका प्रोसेस ये होता है कि आप एडमिशन सिक्योर करें। फर्स्ट, पहला स्टेप एडमिशन लेना है, और एडमिशन होता है ग्रेड्स की बेस पे, टेस्ट की बेस पे। उसमें फाइनेंसिस का कोई अमल दखल नहीं है। वंस यू हैव सिक्योर्ड द एडमिशन, फिर आप अप्लाई करते हैं कि यार मेरा एडमिशन हो गया, आई नीड ए स्कॉलरशिप। तो फिर वो पूरी एप्लीकेशन है, अब आप फिल करते हैं, वो वेरीफाई करते हैं, फिर वो स्कॉलरशिप देते हैं। कुछ लोगों को 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है, कुछ लोगों को 100% विद स्टाइपेंड मिल जाती है, कुछ लोगों को 50% मिलती है। वो बेस्ड ऑन योर कंडीशन आपको स्कॉलरशिप देते हैं। तो इस तरह से है राइट, कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मेहनती हैं, आपके ग्रेड्स मुनासिब हैं, तो बिल्कुल आप लम्स जा सकते हैं। राइट, दैट्स इंटरेस्टिंग। ये है कि इस पे भी कोई कॉन्वर्सेशन हम रखेंगे फ्यूचर के अंदर यार, टू गेट मोर डिटेल्स अबाउट इट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। श्योर श्योर। So coming back to your industry, आप जैसे आपने briefly explain किया पहले, तो क्या पाकिस्तान के अंदर आपने कहा कि यार इसका इतना काम नहीं है, तो where do you see in terms of future of your industry? क्या जॉब मार्केट इंक्रीज होगी और बिजनेस क्या चलेगा? अच्छा, इसी हवाले से रिसेंटली हमारी लास्ट वीक बात हो रही थी सीनियर से। मैं ये उनसे बेसिकली डिस्कस कर रहा था कि क्या फ्यूचर के क्या प्रॉस्पेक्ट्स आप देखते हैं। तो उन्होंने भी हमें इनक्रेज किया कि अगर आपको कोई, और हो सकता है कि अगर हमारी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, मतलब हम फॉर्मली वी हैवंट स्टेप इन दिस प्रोजेक्ट्स लेना और सारा कुछ सेल्स वाला, हमारी वी डोंट हैव अ सेल्स टीम है। तो लेकिन इफ़ वी गेट अ चांस तो हम उसको ज़रूर ग्रैब करेंगे, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता इसका ट्रेंड आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, कुछ कुछ बिल्डिंग्स में है और अच्छी कंपनीज भी कर रही हैं, लेकिन अभी समझ लें कि 100 बिल्डिंग्स में से शायद 2-3 में हो। तो परसेंटेज कम है अभी जो लोग बीएमएस कर रहे हैं यूज़। तो लेकिन मेरा ख्याल है फ्यूचर में बढ़ेगा, सी पैक की वजह से भी, और वैसे भी इवेंचुअली टेक्नोलॉजी मतलब वेस्ट से ईस्ट में आ ही जाती है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आ ही जाती है, तो आ जाएगी। बिल्कुल। Few centuries ago, the technology and the education was going from east to west. हाँ, ऐसे ही Now है। it's going from the west. वे यही है, इट्स सैड बट ऐसे ही है। ऐसे ही है फिलहाल, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रियलिटी। हाँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे है कि हम चेंज कर सकते हैं इस सिचुएशन को।
या हम जरिया बन सकते हैं इसके चेंज होने का। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब इसके अंदर आपके कंपेटिटर्स कौन है? मिसाल, अब जाहिर सी बात है कि एक स्टूडेंट है, ग्रेजुएट हुआ है, या कोई somebody is looking in the area, in this area employment, so आपके अब सिर्फ ब्लू स्काई के अलावा कितनी एम्प्लॉयज होंगे आपके आइडिया में, और जो इस फील्ड में काम कर रहे होंगे? जैसा कि मैंने पहले भी आइडिया दिया कि इतना भी इसका ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन स्टिल जो मेरे नॉलेज में है, 2-3 कंपनीज हैं जो ये पंजाब साइड पे काम कर रही हैं, यानी समझ ले लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह। कराची का मुझे इतना आइडिया नहीं है, वहाँ भी बहुत बहुत बिल्डिंग्स हैं और हाई राइज बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है। लेकिन ये पंजाब और इस्लामाबाद साइड पे 2-3 कंपनीज का मेरे इल्म में है कि वो ये काम कर रहे हैं। अब उसकी सही। डिटेल्स का मुझे नहीं पता कि क्या कितना ये कर रहे हैं, क्या वो सब कुछ कर रहे हैं जो हमारी कंपनी करती है, लेकिन ये है कि बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में उनका दे डील इन दैट। सही सही। तो in relation to working in this company or in your area, relocation की क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? क्या आप पाकिस्तान से बाहर भी जा सकते हैं वर्किंग इन द कंपनी, और क्या आप शहर भी चेंज कर सकते हैं? शहर चेंज करने में वही बात है, मतलब पाकिस्तान में हमें देखना होगा कि, और इसमें यूँ नहीं होगा कि मतलब एक कंपनी अगर लाहौर में और उसका ऑफिस है तो वो प्रोजेक्ट सिर्फ लाहौर के पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है, मतलब उनको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेट्स से लाहौर की कंपनी को कराची में अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो कराची में जाके प्रोजेक्ट कमीशन कराएंगे। तो इसमें सही। जैसे हमारी मलेशियन कंपनी है, जो हमारी हमारी कंपनी का जो मलेशियन ऑफिस है, उनका ऑफिस कोलमपुर में है, लेकिन वो पीनैंग में भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं, और अ, एक और जगह जो उनकी कोलमपुर के साथ ही है, पता नहीं मैं उसका नाम सही लूँगा या नहीं लूँगा, पर गेटलिंग हाईलैंड या गेंटिंग हाईलैंड ऐसे कुछ है, तो वहाँ भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो विद इन द कंट्री तो नॉर्मल है, मतलब इट्स नॉट रीलोकेशन, ये सिर्फ ये है कि आप प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं वहाँ पे और आपको राइट। ट्रैवल करना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन के कितना बाहर के आप बाहर दूसरे शहरों के प्रोजेक्ट्स हैं। जहाँ तक बात दूसरे कंट्री में जाने की है, उसमें यह है कि पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें काफ़ी काफ़ी ट्रेंड है इस चीज़ का। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि जॉब्स और या अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी अगर आप बाहर जाएं किसी भी डेवलप कंट्री में। हाँ, हमारी कंपनी का एक डिफरेंस ये है कि लेट्स से हमारी कंपनी से कोई जाता है तो क्योंकि हम रिमोटली असिस्ट करते हैं, तो एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है यहाँ बैठ के काम करने का कि फ़ील्ड एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब ऑब्वियसली एक बंदा अगर फील्ड में है तो उसको बहुत सी चीज़ें वो जो फील्ड में सीखने को मिलती हैं और वो ज़रूरी सीखनी चाहिए भी, वो नहीं सीख पाएगा ड्यू टू, क्योंकि रिमोटली असिस्ट कर रहा है और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो ये है, ये थोड़ा सा गैप रहेगा, बट देन अगेन ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह इसको कवर करते हैं। आप एक्स्ट्रा कोर्सेज ले लेते हैं, हमारी अ, एक सोसाइटी है एशरे, ASHRARAE गालबन, तो वो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में उनके कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, तो आप मेरा ख्याल है उस गैप को कवर किया जा सकता है। फिर यह है कि हमारी कंपनी ख़ास तौर पे उन्होंने, ये शायद नवंबर की बात है या अक्टूबर की बात है 2019 की, मतलब हमें 6-7 महीने हुए थे ज्वाइन किए, 7-8 महीने। तो उन्होंने हमें मलेशिया का 1 वीक टूर करवाया था, ऑल पेड, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा फील्ड एक्सपोजर हो। वहाँ पे हमने जाके इनके प्रोजेक्ट्स देखे, डेमोस्ट्रेशंस थी कि क्या 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 प्रोजेक्ट में हो रहा है और क्या प्रोसेस जिससे गुजर के प्रोसेस वो प्रोजेक्ट चलता है। तो वो बड़ा हेल्पफुल रहा था, उससे बड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई। तो इस तरह के अच्छी कंपनीज हो तो इस तरह के विजिट्स भी करवा देती हैं, लेकिन देन अगेन ये आप पे है कि आप उसको किस तरह कवर करते हैं। तो मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटीज़ तो है बाहर के कंट्रीज में भी। सही। सो
कंटिन्यू करते हैं आपकी जो है वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो एनवायरनमेंट कैसा है काम का, कल्चर क्या है, मतलब इज इट लाइक लेड बैक, रिलैक्स, कोई सर्टेन ड्रेस कोड है या बड़ा स्ट्रिंजेंट है? नहीं, हमारी कंपनी थैंकफुली इस तरह के मसले नहीं हैं। मतलब हमारी कंपनी ख़ास तौर पे कोई भी अगर हमारा दोस्त आए या कोई क्लासमेट आए वो देखे ऑफिस, तो बड़ा यानी वो अ, देख के उनका फीडबैक ये होता है कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। तो हम खुद फील करते हैं ये हमारा जो आपस में टीम का एक रिलेशन है, और जो हमारे आपस में टीम की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो कल्चर उसी वजह से बहुत मतलब फ्रेंडली है। कोई ड्रेस कोड नहीं है हमारे, मतलब इस तरह कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन यह कि अगर मतलब ड्रेस कोड ऐसा नहीं है कि हमें बताया गया कि आपने इस तरह आना है, लेकिन अगर हम्म, समझ लें कि 10 लोग ऑफिस में सही होके आते हैं, तो ग्यारहवा भी देखेगा, मतलब उस कल्चर में उसके हिसाब से चलेगा, तो वो भी सही होके ही आएगा। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए इस तरह से, रादर देन कि आप इम्पोज करें लोग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और आपके टिपिकल आवर्स क्या है, क्या पर्सनल लाइफ के लिए आपके पास टाइम होता है, या वीकेंड पे भी आपको कॉल आ जाती है, व्हाटएवर? नहीं नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं, 9 to 6 है, 9 AM to 6 PM। और हमारा ऐसा कोई नहीं है कि मतलब जब भी कॉल आ जाएगी तो वी आर बाउंड टू बी देयर, और इस तरह कुछ नहीं। वीकेंड तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ ये है कि क्योंकि हमें प्रोजेक्ट कमिशनिंग के लाइक 2-3 वीक्स होते हैं, जब हम साइट पे हमारे इंजीनियर्स जाके कमिशनिंग करनी होती है उन्होंने, और उसके बाद डिलीवर करना होता है क्लाइंट को। क्योंकि वो लिमिटेड टाइम होता है कमिशनिंग का, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, उसमें हमें कभी कभार ओवर टाइम लगाना पड़ता है, यानी ज़्यादा टाइम बैठना पड़ता है, क्योंकि वो पर डे टास्क चलते हैं। मतलब जितने टास्क आ गए, लेट से 10 टास्क आ गए हैं आज के दिन करने हैं, तो वो आज के दिन ही करने हैं, हम उसको कल नहीं छोड़ सकते। तो उसमें होता है, लेकिन वो भी रेयरली आता है। मतलब साल में शायद 2 दफ़ा आ जाए ऐसा, या 2-3 दफ़ा आ जाएगा शायद, सही। ज़्यादा नहीं है। मैं अब आपसे थोड़ा सा डिस्कशन को उधर लेना चाहूंगा कि हायरिंग प्रोसेस के ऊपर, हम्म। और इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर। बट बिफोर दैट आई एम वेरी क्यूरियस, क्योंकि हमारे जो कल्चरल सोसाइटी के अंदर जो है रिलीजियस अटायर को रखना इज नॉट हम्म। वेरी कॉमन, यू नो। तो हम्म। आपका क्या इसके ऊपर एक्सपीरियंस है, मतलब आप इसी तरह तो जाते हैं, या क्या आपके था जो एक्सपीरियंस वर्किंग in your current firm, in your current company, कि हम्म। क्या आपको इससे कोई पॉजिटिव बायस है या नेगेटिव बायस है? फिर और ये कि लम्स के अंदर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और ये कि आपने कब से स्टार्ट किया, um, और ऑब्वियसली योर यू नो एक्सपीरियंस इन BZU एज वेल, तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं। अच्छा, BZU में तो मैं इतना नहीं था, कह लेंगे इस तरह नहीं था, इस तरह नज़र आ रहा हूँ। सही। और हाँ, दाढ़ी थी। BZU में आई थिंक पाकिस्तान में आप कॉमनली जैसे है वैसे ही BZU में था। मतलब आपको एक सर्टन तरह से देखा जाता है, इफ यू हैव अ बियर्ड। और योर बॉक्स टू अ सर्टेन सबसेट। हाँ, और बहुत सी लिमिटेशंस भी एज्यूम कर ली जाती हैं आप पे, कि ये आप कर सकते हो, ये आपको नॉलेज होगा, और उससे आगे पीछे नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आपके क्लोज सर्कल्स तो आपको जानते हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, क्लासमेट्स हो गए, लेकिन मतलब आउट इन द पब्लिक रिसेप्शन तो नहीं है। हाँ हाँ, सेम सेम था। लम्स में बहुत डिफरेंट था, क्योंकि लम्स में मतलब वो दे बिलीव इन फ्रीडम। तो आपको जैसे मर्ज़ी ड्रेस करना है, जैसे मर्ज़ी यू वांट टू, मतलब करना चाहते हैं तो कर लें। तो उस पर फिर रिलीजियस लोगों को भी, हर किसी को फ्रीडम है, तो हर किसी को इस पे नहीं। और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट में
मेरे 2 साल में मुझे नहीं कभी फील हुआ कि मेरी अटायर की वजह से मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया हो या एक सर्टेन बिहेवियर से मुझे ट्रीट किया गया हो। ऐसा मतलब मुझे नहीं फील हुआ। वर्क प्लेस पे सर्टन मैं कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं आप पे जब आप इस तरह का हुलिया अपनाते हो, तो लोग आपको देख रहे होते हैं। और हमारी कंपनी में तो चलो ड्रेस कोड नहीं है, मतलब हम एक मतलब प्रेजेंटेबल हालत में आ सकते हैं चाहे सलवार कमीज और पैंट शर्ट हो, तो लेकिन ये है कि लोग देखते हैं, तो लोग नोटिस करते हैं, तो आप पे एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको बहुत सी चीज़ों में जहाँ इट विल बी वेरी नॉर्मल फॉर अदर्स टू डू दैट और बिहेव इन अ सर्टेन वे, लेकिन इट्स नॉट अलाउड फॉर यू। तो ये है कि थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि डिस्करेज किया जाता है। सही। इससे इसमें भी आपकी मैं कोई सॉरी सॉरी, इससे आपकी प्रोग्रेस का क्या इम्पैक्ट है, कि आप करियर प्रोग्रेशन आपकी क्या इम्पैक्ट है, या आपके द रिलेशनशिप विद योर बॉस और योर सीनियर मैनेजमेंट स्टाफ? मेरा ख्याल है कि हमारी कंपनी, मैं इस वाले से बहुत अपने आप को लकी समझता हूँ कि मेरी कंपनी में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मतलब जनरली क्योंकि वो उनका शायद मुस्लिम्स के साथ इतना उठना बैठना ना रहा हो, या मुस्लिम्स भी उनके साथ ना वो जो मेरे जैसे दिखते हैं, तो थोड़ा सा मतलब इस तरह से होता है कि जैसे आप नए बंदे से नए कल्चर से मिलते हैं, या वो कोई ऐसा बंदा जो आपने नहीं देखा कभी इस तरह का, और आप लेट्स से आप यूके गए, तो आपने कभी यानी आप अफ्रीकन्स के साथ नहीं बैठे, या कोई भी ऐसा ले लें कल्चर जो आपकी नज़रों में नहीं रहा, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा क्यूरियस होंगे कि यार अच्छा आप ये कैसे करते हो, आप आपके यहाँ ये कैसे होता है। तो उस तरह के सवाल आते हैं जो बड़े नेचुरल हैं कभी कभी, लेकिन यह है कि कोई उस तरह फ़र्क नहीं किया जाता प्रमोशन में, या इस तरह से मुझे नहीं फील हुआ। राइट, सो मेरिटोक्रेसी है फुल फ्लैज। हाँ कह सकते हैं, बहुत मतलब अच्छे तरीके से है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब चलो ये तो आप रिलीजियस साइड पे हो गया ना, बहुत सी कंपनीज में ऐसे होता है कि कुछ लोग बड़े क्लेवर चलते हैं कि मतलब काम वो शायद ज़्यादा नहीं कर रहे होते, लेकिन वो नज़रों में बहुत आते हैं बॉस की, और प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं कि हमने बड़ा काम किया। तो काफ़ी कंपनीज में उस वो चल जाता है काम। मतलब सही। मेरे ख्याल से बॉस को या हायर अप्स को दे हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि वो देख लें कि अच्छा कौन सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है और कौन एक्चुअली काम कर रहा है। तो हमारी कंपनी में ये भी बहुत, मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, मतलब जेन्युइनली मेरिट पे काम होता है। सही। कमिंग बैक टू द हायरिंग स्टेटस, एक स्टूडेंट है जो ग्रेजुएट हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, अब उसने जॉब वो कहाँ पर सर्च शुरू करेगा? आपकी जॉब एडवर्टाइज कहाँ होती है, आपकी इंडस्ट्री की जॉब, and in particular your firm job as well as the competing like जो electrical engineer को या mechanical engineer को hire कर रही हो? अच्छा एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि आजकल बहुत ज़्यादा ये रूटीन है कि जब भी कोई पोजीशन ओपन होगी तो लोग अपने सर्कल्स में उसको पहले सर्कुलेट करेंगे, और अगर उनके सोशल सर्कल में जानने वालों में या अपने ही रिश्तेदारों में या फ्रेंड्स में कोई बंदा मिल जाता है, तो हम वो उसको प्रेफर करेंगे हायर करना। लेकिन अगर जनरली मैं कहूँ तो जॉब हम रोज़ी पे एडवर्टाइज़ करते हैं, करते रहे हैं, फ्यूचर में पता नहीं हम करें ना करें या किसी और प्लेटफॉर्म पे करें। फ़िलहाल रोज़ी पे हमने की 2 दफ़ा, और बाकी ये है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली मैंने सुना था कि शायद प्राइम मिनिस्टर की कोई वो प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था जिसमें कुछ सारी जॉब्स वगैरह आएंगी, मुझे उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन कोई ऐसा है नहीं कि जहाँ पे सारी जॉब्स आपको मिल जाएं। मतलब आपको बेसिकली आपको विजिलेंट रहना है और प्रोएक्टिव रहना है, और आपको सारे चांसेस लेने हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सा सोर्स काम आ जाए।
और नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सोशल रहना है और टेक एवरी चांस, बेसिकली मैं तो यही कहूँगा। मतलब आप हर जॉब पोर्टल पे एक्टिव रहें, हर मतलब फ्रेंड्स को यूज़ करें जो आपके क्लासमेट्स रहे हैं उनको, और नॉट इन अ बैड वे, नॉट लाइक कि आप यू नॉट बेगिंग, यू आर जस्ट checking के अच्छा if there is an opportunity, if you think I'm a good fit for this position, so मैं तो यही कहूँगा कि अपने चांसेस अवेल करें। और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि कंपनीज़ ने अब उस तरह से हायरिंग की रूटीन नहीं रही जिस तरह से पहले थी। मतलब एक जॉब ऐड आता था न्यूज़पेपर में या उनकी वेबसाइट पे, और वो मेरिट पे ही होता था सारा काम। आजकल रूटीन बस अनफॉर्चुनेटली कह लें या जैसे भी, कि वो पहले क्लोज सर्कल्स में देखा जाता है। अगर उनको कोई भी कैंडिडेट सही मिल जाए तो बस उनकी सर्च ख़त्म हो जाती है क्योंकि मिल गया उनको बंदा। तो इसलिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको यू हैव टू बी इन देयर सर्कल्स। इफ़ आई मतलब अगर मैं प्रिसाइसली कहूँ, यू हैव टू बी इन देयर सर्कल्स। एनी टिप फॉर दैट? टिप यही है कि मैं ये कहूँगा कि जब आप वर्क प्लेस पे आ रहे हैं या जब आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आप प्रोफेशनली बिहेव करें। मतलब वर्क प्लेस पे प्रोफेशनली बिहेव करना हर बंदे को समझ आ जाएगा, हर बंदा कहेगा हाँ करना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनली बिहेव करना हर बंदे को नहीं समझ आएगा, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को। तो लेकिन मैंने ये देखा कि जो मेरे क्लासमेट्स में भी जो लोग यूनिवर्सिटी को एज अ प्रोफेशनल जगह सोचते थे, तो उनको उस चीज़ का फ़ायदा हुआ, उनके अच्छे लिंक्स बने हैं और नेटवर्किंग उनकी अच्छी हुई है। क्योंकि आफ्टर ऑल जब आप घर से निकल रहे हैं तो आप, मेरे हिसाब से तो आप प्रोफेशनल जगह पे ही हैं, यूनिवर्सिटी हो चाहे वर्क प्लेस हो। और लोग आपको बहुत सी चीज़ों में जज करेंगे, और बहुत से चांसेस या तो आप अपने लिए डोर्स ओपन कर रहे हैं अपने बिहेवियर से, या फिर क्लोज़ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको, अगर आप ये सोच लें कि यार ये मेरे लिए एक प्रोफेशनल जगह है, तो देन यू बिहेव इन अ सर्टन वे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप स्टूडेंट लाइफ से ही उसको एक प्रोफेशनल जगह समझें। बिल्कुल ऐसे ही है। सो इसके अंदर जस्ट बिकॉज हमारा एक कल्चर है सिफारिश का, तो मैं जस्ट वांट टू पुट दिस एज वेल, अ क्वेश्चन अबाउट इट। कितना एक रोल होगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर सिफारिश का? मतलब आप somebody can जनरली पूछ रहे हैं या हमारी कंपनी के no, हवाले से? I'm generally, obviously I wouldn't be asking this question about your company, but in general in your industry, in your area. जनरली जैसे, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि सिफारिश कल्चर बहुत आम है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन है। मैं डिनाई भी नहीं कर रहा, है भी सही। लेकिन वो जो जो मैंने बात की ना कि क्लोज सर्कल्स में सर्कुलेट की जाती है कि यार पोजीशन ओपन है, तुम्हारे कोई जानने वाला है, तो अब उसको अगर आप सिफारिश कंसिडर करते हैं तो फिर आप कह लेंगे बहुत ज़्यादा है ये, क्योंकि ये तो अक्सर जगहों पे इस तरह होता है। और अगर आप उसे सिफारिश कंसिडर नहीं करते तो फिर मैं कहूँगा कि सिफारिश कम है, इतनी इतनी ज़्यादा नहीं है जितना ये नेगेटिविटी फैलाई जाती है कि यार आजकल तो सिफारिश चलती है और सिफारिश के बगैर जॉब नहीं मिलती। इतनी ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली शायद जो लोग उस नेटवर्क में नहीं होंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक नेटवर्क है, आपके दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं, स्कूल के क्लासमेट्स हैं, कॉलेज के क्लासमेट्स हैं, तो वो आपका एक नेटवर्क है। अब लेट्स से आपको कोई जॉब चाहिए थी और उस नेटवर्क में कोई पोजीशन ओपन थी, तो उसने शेयर की, आपने उसको कांटेक्ट किया और आपकी जॉब लग गई। तो अब मैं इसको सिफारिश नहीं समझता, क्योंकि जो सोशल क्लोज सर्कल में ये होता है कि वहाँ भी सीवी इवैल्यूएट होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आ जाएगा तो उसको रख लेंगे, वहाँ भी इवैल्यूएशन होती है। लेकिन वहाँ थोड़ा सा आप समझ लें बायस होता है कि यार इन फेवर होता है कि चलो है भी जानने वाला तो आई नो दिस गाय,
तो अगर वो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा होता है तो वो उसको कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। मैं इसको सिफारिश नहीं समझता प्योरली, लेकिन ऑब्वियसली मैं इसको सही भी नहीं समझता। जॉब एड पोस्ट होना चाहिए कहीं पे जहाँ पे ओपन मेरिट पे लोग अप्लाई करें, और उनको इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किसी के जानने वाले हैं या नहीं हैं, उनको परखा जाए, जो कि हमारी कंपनी में भी यही कल्चर है। और मैं तो पर्सनली तो खैर ये बिलीव करता हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जस्ट बिकॉज कोई मेरा जानने वाला है या मेरा कज़न है या मेरे दोस्त का कज़न है, डजेंट मीन कि मैं उसको बायस से डील करूँ। लेकिन इसमें मैं ये भी मेंशन कर दूँ तो कि जो अच्छी कंपनीज़ हैं, और वो अच्छी कंपनीज़ इसीलिए हैं कि वहाँ अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोग वहाँ आते हैं मेरिट पे। तो अच्छी कंपनीज़ में कल्चर ही यही है कि वो मेरिट पे बंदे हायर करते हैं, वहाँ बायस नहीं चलता। वो जॉब एड पोस्ट करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं, और वो एडवर्टाइज़ या तो उनकी वेबसाइट पे होगा, या जो ग्रुप्स वगैरह हैं फेसबुक पे भी जैसे हैं बड़े ग्रुप्स जहाँ पे काफ़ी लोग हैं, वो वहाँ ऐड पोस्ट कर देंगे। तो बेसिकली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। फ्रेश ग्रेजुएट को मैं तो यही कहूँगा कि आपको सारे चांसेस लेने हैं। आपको ग्रुप्स भी एक्टिव रहना है, आपको अपने दोस्तों में भी एक्टिव रहना है। ऑलवेज़ बी ऑन द लुकआउट कि यार कहाँ कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें जो आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन भी करती है, जो आपको सही लगती भी है, जहाँ आप अपने आप को फ्यूचर में देखते भी हो। जस्ट बिकॉज आप जॉबलेस हो और आप कुछ भी पकड़ लो, मैं इस ओपिनियन का मतलब नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको रादर देन आप You अपना wait टाइम for the उधर, right opportunity. हाँ, रादर देन कि आप वेस्ट करो अपना टाइम भी और एनर्जी भी वहाँ पे, और फिर 5-6 महीने बाद आप वहाँ कंटिन्यू ना कर सको, बेहतर है कि वो 5 सही महीने ही है आप उधर ज्वाइन ना करो, और आप अपने हिसाब से देखो कि मुझे क्या चाहिए। Mm. In coming to the interview process, तो कितना, क्योंकि कुछ जो एम्प्लॉयज हैं वो 2-3 इंटरव्यूज भी करते हैं, several interview process depending on what kind of area or industry you're applying. तो इसका क्या आपका क्या एरिया, आपकी जो इंडस्ट्री है इन जनरल, क्या इंटरव्यू का प्रोसेस है और क्या देखते हैं और क्या कॉमन गलतियां क्या है? अच्छा, इसमें मैं सोच रहा था कि मैं शेयर कर लूँ कि हम कैसे करते हैं, लेकिन फिर एक हायरिंग हो रही है अभी आजकल में ही, तो मैं जनरली शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि जैसे अगर हमारी जो फील्ड है, लेट्स से हमें ऐसा बंदा चाहिए जो टेक्निकली भी सही हो, क्योंकि काम टेक्निकल है, साथ ही साथ उसमें कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो हमें चाहिए, तो वो भी होने चाहिए। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि टीम प्लेयर अच्छा होना चाहिए, शुड नॉट बी रिजिड, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसके अलावा भी सर्टन ट्रेड्स हैं जो हम देखते हैं कि यार ये होने चाहिए। तो वो जो मल्टीपल इंटरव्यूज़ होते हैं, उसकी बेसिकली उसका मकसद यही होता है कि वो मतलब डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट इंटरव्यूज़ में बार बार वो चेक कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस तो किसी टेक्निकल जॉब के लिए ऑब्वियसली ये होगा कि वो टेक्निकली देखेंगे आपको कि आप साउंड है या नहीं है। तो टेक्निकल में मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, मतलब आपको हर चीज़ आती हो, ऐसा नहीं है। और कोई भी बंदा, मतलब कोई भी ग्रेजुएट, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा जिसको हर चीज़ आती हो। तो ये प्रोफेशनल जो लोग बैठे हैं इंडस्ट्री में या प्रोफेशनल जगहों पे, उनको भी ये बहुत अच्छे से आइडिया है कि वो खुद भी जब ग्रेजुएट हुए थे तो वो इतने अच्छे नहीं थे, और ये पॉसिबल नहीं है किसी ग्रेजुएट के लिए कि उसको सारे जवाब आते हों, सब कुछ आता हो, क्योंकि वो ही हैज़ेंट बीन इनटू द वर्क प्लेस इन द प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। तो ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन उसको कुछ ना कुछ आता हो, कुछ एक सर्टन है थ्रेशोल्ड के यार इतना तो आता हो, क्योंकि उससे आगे सिखाया जा सकता है इजीली। उससे कम में बहुत मुश्किल हो जाएगा सिखाना, क्योंकि कंपनी को काम चाहिए। कंपनी इज़ नॉट एकेडमी नहीं है, कोई
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, एक काम करने की जगह है, काम चाहिए। तो उनको ऐसा बंदा चाहिए जो जिसको थोड़ा बहुत काम आता हो पहले से ही, और फिर हम थोड़ा ट्रेन कर दें उसको, तो काम टेक्निकल साइड से वो ठीक है, तसल्ली होगी कि हाँ यार ये टेक्निकल सही है। फिर जो इंटरव्यूज़ का प्रोसेस है, अगर टेक्निकली बंदा समझ आ गया उनको, फिर वो ये देखते हैं कि पहले तो ये देखेंगे जनरली बंदा कैसा है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम हर बंदे को एक ख़ास पर्सनालिटी के सांचे में उसको ढाल के चेक करें कि यार ये इसमें फिट आता नहीं आता। हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदे का मिजाज डिफरेंट है, दैट्स कम्प्लीटली ओके। लेकिन कुछ यानी ट्रेड्स हैं पर्सनालिटी के, जैसे मैंने कहा कि वो होने चाहिए, क्योंकि आपको एक टीम में चलाना है लोगों को, तो वो टीम प्लेयर होने चाहिए। फिर यह कि अगर उनको कोई काम दिया जाए अकेले करने में, तो उसमें भी उनको मसला नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक बंदा हमेशा टीम में ही चल सके और अकेले ना चल सके। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, और बुनियादी तौर पे मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जस्ट अगर आप सोशली अच्छे हो अपने आप लेट से आप यूनिवर्सिटी में सोशली सही हो, आपकी लोगों से बनती है, और आप आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी में भी, तो आप सही चल लेते हो, तो मेरा ख्याल है आप सही हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो कोई कोई कंसिस्टेंट कॉमन एरर यू ग्रेजुएट्स फाइंड में, इन इंटरव्यूज? बिल्कुल। हाँ, एक बहुत बड़ा मसला जो अक्सर ग्रेजुएट्स करते हैं, एक तो ये है कि सीवी बनानी नहीं आती बहुत से ग्रेजुएट्स को। ये बड़ा, इट्स वेरी सैड टू सी के यार लोगों को सीवी नहीं बनानी आ रही। अभी अभी रिसेंटली हुआ, मतलब फ्राइडे को शायद मैं देख रहा था, शॉर्टलिस्ट कर रहा था लोगों को, तो मैंने एक सीवी देखी जिसके ऊपर वाटर मार्क था CV। तो मतलब मैं कहा यार ये, इट्स सैड कि यूनिवर्सिटी 4 साल ले रही है, एक बच्चे को पढ़ा रही है, और इतना भी नहीं उनको, मतलब सीवी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको भी पता होगा, सिंपल है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी नहीं आता। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। उसके लिए यही है कि आप, जैसे मेरे एक जूनियर ने किया और मुझे अच्छा लगा, उसने मुझे कहा कि आप अपनी सीवी मुझे शेयर कर सकते हैं, किस तरह की होनी। उसने मुझे अपनी बेसिकली पहले सीवी सेंड की, उसने कहा कि कैसी है, आप इसको रेट करें। मैंने उसमें से कुछ मसले निकाले उसके, फिर मैंने उसको शायद खुद ही, या उसने कहा, मैंने अपनी सीवी सेंड कर दी। मैंने कहा यार इस तरह से कर लो, तो फिर उसने जो बनाई वो काफ़ी बेहतर बनी। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा आता है या मेरी सीरीज स्टैंडर्ड हो गई है, लेकिन ये है कि आपके जितने सीनियर्स हैं, जानने वाले हैं जो प्रोफेशनल जगहों पे हैं, तो उनकी सीरीज़ देखें, इससे बड़ी हेल्प होती है। अगर यूनिवर्सिटी आपको ट्रेन नहीं कर रही इस मामले में, मतलब जो भी आपको मौका मिलता है किसी सीनियर की सीवी देखने का या उससे कोई टिप्स लेने का, तो ज़रूर लें, और सीवी अच्छी ही बनाए, क्योंकि पहली चीज़ आपका जो इमेज जा रहा है कहीं पे भी, वो आपकी सीवी है। दूसरी बड़ी गलती लोग ये करते हैं, जिनको सीवी बनानी आ भी जाती है, वो सीवी में इतना मिर्च मसाला डालते हैं कि वो होता नहीं है, कैंडिडेट वो नहीं होता जो वो सीवी में होता है। तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है इंटरव्यूअर के लिए। हो सकता है कि कैंडिडेट अच्छा हो, समझ रहे हैं, लेट्स से अगर मैं नंबर में कहूँ तो यानी वो ही इज़ 80% फिट फॉर द जॉब ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन उसको सीवी बनानी आ गई, उसने मिर्च मसाला इतना डाल दिया कि उसने सीवी के हिसाब से 95% फिट फॉर द जॉब बना दिया अपने आप को। ठीक है, अब इंटरव्यू में वो बात आप छुपा ही नहीं सकते। मतलब इंटरव्यूअर ऑब्वियसली वहाँ बैठा है कुछ अरसे से, तो वो किसी वजह से वहाँ बैठा है उसको, और वो इंटरव्यू ले रहा है किसी वजह से ले रहा है, तो आप नहीं छुपा सकते। तो इंटरव्यू में जब ये बात आती है कि यार सीवी में इसने ये लिखा हुआ है और उसको ये नहीं आता, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। तो ये जो मैं ऐसा एज अ सैम्पल आपको एक केस बता रहा हूँ कि एक बंदा ही 80% फिट फॉर द जॉब ऑलरेडी, तो और इंटरव्यूअर अगर उसको 80% वाली सीवी में देखता तो खुश खुश हो के हायर करता, लेकिन क्योंकि उसने सीवी 95% बना रखी है अपनी, जबकि इन एक्चुअल ही ओनली 80%, तो वो डिसअपॉइंटिंग इंटरव्यू के लिए होता है। तो
he is more likely to lose the job just because of this. तो CV में उतना लिखें जितना इंटेग्रिटी आप, क्वेश्चनेबल हो जाती है। हाँ, तो इंटेग्रिटी पे भी क्वेश्चन आता है। कोई भी एम्प्लॉयर इस तरह के बंदे को हायर नहीं करना चाहेगा। तो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये दो बहुत मेजर मिस्टेक्स हैं जो कैंडिडेट्स कर रहे होते हैं। जस्ट कमिंग टू द कंक्लूजन, फाइनल जो बात है, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इज अवेलेबल? अब जाहिर सी बात है, बहुत सारी जो हमारे मतलब ये कि जो ग्रेजुएट्स हैं, ये कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड वेयर देयर इज नो मॉड्यूल ऑफ सीवी और सॉफ्ट स्किल्स, तो हेल्प कैसे दी जा सकती है अपार्ट फ्रॉम मतलब ये कि, और जब आप अपनी फर्स्ट जॉब में पहुंच जाते हैं, अब जाहिर सी बात है वहाँ पे भी सक्सेस के लिए आपको कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए होती है कि आपने किस तरह प्रोग्रेस करना है, किस तरह अपने आप को अपहोल्ड करना है। ये है कि आप हिट एंड ट्रायल और ट्रायल एंड एरर से सीखें। तो ये है कि कोई हेल्प ऐसी अवेलेबल है आपके इंजीनियरिंग कल्चर में, सोसाइटी के अंदर, कि आप कोई सवाल है या कोई इशू हो रहा है आप पूछ सकें? नॉट दैट आई नो ऑफ, मतलब कोई ऐसा मुझे पता नहीं है। लेकिन उस केस में यही है कि आप अपने सीनियर से राब्ते में रहें, कोई बात आती है उनसे मशवरा करें। और ये भी एक बात ये भी है कि लेट से मेरा कोई जूनियर मेरे से किसी बात में मशवरा करेगा तो मैं उसको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ही जवाब दूंगा, जो मुझे सही लग रहा होगा, जिन एक्सपीरियंस से मैं गुजरा हूँ, जो मुझे लगा कि सही है। हो सकता है एक्चुअली वो सही ना हो। तो इस केस में ये भी ज़रूरी है कि आप मल्टीपल लोगों से राय लें, मशवरा लें, गाइडेंस लें, एंड देन यू आर टू डिसाइड आपको क्या सही लग रहा है। उन सारी ओपिनियंस को मिला के कैसे वो सिंक्रोनाइज हो रही है चीज़। तो मेरा ख्याल है इसमें अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे गाइडेंस मिले। होना चाहिए, आइडियली तो होना चाहिए, लेकिन नहीं है तो उसका फिर पे आउट यही है कि हम अपने सीनियर्स में, अपने सर्कल में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे गाइडेंस लेते रहें। और एक चीज़ इसमें एक और मेंशन करना चाहूँगा मैं कि रिस्पेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल। अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम पे वी वर ग्रोइंग अप, रिस्पेक्ट होती थी यंगस्टर्स में बड़ों के लिए, बट आजकल के जो लोग आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो गई है सीनियर्स की, बड़ों की। अब उसमें मतलब ऐसा नहीं होता कि आप बड़े की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो उसका कोई नुकसान हो जाएगा या वो उसका कुछ नहीं जाएगा, नुकसान आपका ही होगा। तो मतलब सीनियर से भी आप ज़्यादा तब सीख सकेंगे, ताल्लुक तब कायम रहेगा, अच्छा गाइडेंस तब ले सकेंगे जब आप एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होगा उनके साथ। और टीम में भी अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपसे सीनियर वहाँ लोग होंगे, तो अगर जब तक रिस्पेक्ट का वो एलिमेंट रहेगा तो एक अच्छा रिलेशन रहेगा। अगर रिस्पेक्ट नहीं रहेगी तो वो थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी चलने। ठीक है, आपने भी थोड़ा बहुत सायरन का आवाज सुनी है मेरी साइड से मेरी तरफ से? मेरी नहीं। तरफ सॉरी, मेरे ख्याल से नेबरहुड में कोई फायर अलार्म था। ओह, मुझे नहीं सुनाई दिया। नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं। Yeah, anyways, I won't be taking any more of your time, Zain bhai, and I really want to thank you for your precious time and for sharing that your life experience. इंशाल्लाह दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह।